हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज 19 फरवरी, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ग्रेट वॉरियर किंग फ्रॉम महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी। जिस तरह कौटिल्य का अर्थशास्त्र ये पॉलिटिक्स में एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, उसी तरह छत्रपति शिवाजी इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, अगर आपको वक्त वक्त मिले तो जरूर इसके बारे में आप पढ़िए। इट वॉज अ वेरी इफिशियंट मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो उन्होंने बनाया था। अब देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में आपको क्या पढ़ना है। ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो डेथ पेनल्टी का इशू है और रेयरेस्ट ऑफ रेयर ये क्राइटेरिया यूज होता है, सुप्रीम कोर्ट इसको अप्लाई करता है, तो ये इस पे आपका ओपिनियन होना जरूरी है। अ, अब ये जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, ये कितना ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, क्योंकि एक सर्वे पीछे हुआ था जिसमें ये दिखा था कि जितने भी लोगों को डेथ पेनल्टी इंडिया में मिला है, तो आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग जो गरीब है, जो महंगे लॉयर्स को नहीं एम्प्लॉय कर सकते आप उनके प्रोटेक्शन के लिए, तो ऐसे इसमें ये गरीब लोगों को डेथ पेनल्टी दिया जाता है, जबकि जो जिनके पास रिसोर्सेस है वो डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट अपील करके सुप्रीम कोर्ट से बरी हो जाते हैं। अब इसके बाद CAA कॉन्स्टिट्यूशनल ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो इसके बारे में पढ़िए, इसके क्लॉजेस क्या है, क्यों इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है। नेक्स्ट सेपा करके साइन किया है, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट बायलैटरल पैक्ट्स इंडिया UAE। ये इंपॉर्टेंट है हमारे डायस्पोरा के लिए भी, कंट्री के लिए भी, और एक इमर्जिंग पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड अ गल्फ नेशन। सो इस सेपा के बारे में आप अच्छे से पढ़िए और इसके क्लॉजेस क्या है, इसका फायदा इंडिया को क्या होगा और क्या कंसर्न्स इंडिया के हैं। नेक्स्ट, आप अगर इसकी बात देखेंगे तो ये यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। एक आंगनवाड़ी वर्कर्स का इशू है, महाराष्ट्र में भी देखा था, देयर वाज प्रोटेस्ट गोइंग ऑन। अभी ये दिल्ली का न्यूज है। तो आंगनवाड़ी के जो वर्कर्स है, जो बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, ICDS स्कीम इंप्लीमेंट करते हैं, प्री फॉर्मल एजुकेशन जो कहते हैं छोटे बच्चों के लिए, प्री प्राइमरी, इसमें भी इनका काफी रोल है। तो इनको ये डिमांड कर रहे हैं कि हमको एम्प्लॉयमेंट दीजिए। अभी इनको सिर्फ एक ऑनरेरियम या कुछ सपोर्ट दिया जाता है, लेकिन उसको सैलरी नहीं माना जाता, और ये जो बाकी बेनिफिट्स है इनको कुछ नहीं मिलते हैं। तो अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो इनको क्या रेगुलराइज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो इस पे आपका ओपिनियन आपको बनाना है। नेक्स्ट, अगेन ऑल दीज न्यूज आर नॉट इंपॉर्टेंट। लेट्स गेट टू पेज नंबर 5। यहाँ पे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की बात हो रही है, गोदावरी एंड कावेरी रिवर, राइट, और पोलावरम, ये जो डैम है। तो अब ये इशू जो इंटरलिंकिंग है, इसके प्रोज एंड कॉन्स, इस पे काफी बार UPSC सवाल पूछ चुका है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंटरलिंकिंग ये प्रोजेक्ट क्या है, इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, क्या इम्पैक्ट इसका हो सकता है, किस तरह इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट। तो आपको पता है आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है 262, इसके अंडर भी ये होता है कि इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। अब यहाँ पे कृष्णा वाटर पे डिस्प्यूट क्या है, कौन सी स्टेट्स है जिन जो पार्टी है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट, इसके पहले कोई कमिटी हुआ था, जजमेंट क्या है, एंड सो ऑन, राइट। अब ये जो केसेस होती है, इसमें अगेन दोनों स्टेट्स या फार्मर्स जो कम्युनिटीज है, हर स्टेट उनकी जो लोकल पॉपुलेस है उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए लेकिन लेकिन ये इशू ऐसा है कि इसमें कोर्ट का जजमेंट जो आता है ये फॉलो करना चाहिए। लेकिन आप आर्टिकल देखेंगे तो इसमें कोर्ट्स को बार किया था। तो आप ये इशू को कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली बहुत अच्छे से इसका स्टडी कीजिए। इंपॉर्टेंट इशू है, फेडरलिज्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट, इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, ये जो टेस्ट सुप्रीम कोर्ट अप्लाई करता है, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ये हो रहा है कि हिजाब इज नॉट पार्ट ऑफ सुप्रीम द इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। अब इस पे अगेन मैं शॉर्ट में इतना ही कहूंगा कि इस इशू को डाइवर्ट किया जा रहा है जेंडर राइट्स या वुमेन्स राइट्स ऐसा करके, लेकिन अगर हम यूनिफॉर्म जहां पे इंस्टीट्यूट्स लगा सकते हैं, तो ये यूनिफॉर्म का पार्ट है या नहीं है, इतना सवाल है। और ये डिसाइड होगा उसी क्राइटेरिया पे जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। तो सबजुडिस मैटर है, लेट्स सी क्या जजमेंट आता है। बाद में ये एक इशू होता है कि रीनेमिंग ऑफ वेरियस सिटीज, और इस पे काफी क्रिटिसिज्म होता है गवर्नमेंट का कि आप सिर्फ नाम बदल रहे हैं, राइट। तो इसमें जो बेसिक फंडामेंटल इशू है, जो आपको सोचना है या आपका ओपिनियन उस पर बनाना है कि जो रेपरेशंस कहते हैं, हिस्टोरिकल रेपरेशंस की पहले जैसे इन्वेडर्स ने नाम चेंज किए काफी सिटीज के, वो क्या हमने वापस जाके वो नाम करेक्शंस करने चाहिए,
इसमें कॉलोनियल जो सिटीज होती है उनके भी नाम चेंज होते हैं, जैसे हमने बॉम्बे का मुंबई किया। यहाँ पे ये प्रैक्टिसेस अदर कंट्रीज में भी फॉलो होती है, तो ये क्या रेपेरेशंस होने चाहिए? इंडिया भी कहता है कि पीछे जाके कि ब्रिटिश ने हमारा बहुत नुकसान किया है और ब्रिटिश शुड से सॉरी, वी वांट अपोलॉजी फ्रॉम ब्रिटिश। बट ब्रिटिश ने आज तक फॉर्मली इंडिया को कभी अपोलोजाइज नहीं किया है। जो भी क्राइम्स हुए हैं, इतना कॉलोनियल नेगेटिव इम्पैक्ट हम पे हुआ, तो हिस्टोरिकल रेपरेशंस ये जो एक मेजर इशू है, ये आप सोचिए, आपका इस पे ओपिनियन बनाइए कि क्या पीछे जाके हिस्ट्री में जो क्राइम्स हुए, जो परसेप्शंस है कि ये गलत हुआ है हमारे साथ, तो क्या उसके लिए अपोलॉजी, क्या उसके लिए कंपेंसेशन, या आज जाके हम वो करेक्शंस करें जैसे नाम बदलना? तो इस पे आपका ओपिनियन क्या है? नेक्स्ट एडिटोरियल पेज पे आता है, पेज नंबर 6। तो अब रेफ्यूजी, कल के सेशन में भी मैंने कहा था कि इंडिया जो रेफ्यूजी, यूएन का रेफ्यूजी कन्वेंशन है, राइट, इंडिया ने ये साइन नहीं किया है, राइट, 1951 का कन्वेंशन है। तो इसको आप कन्वेंशन को पढ़िए, उस इंडिया ने क्यों साइन नहीं किया, इंडिया का स्टैंड क्या है। फिर अभी जो लॉज गवर्नमेंट ने बनाए हैं, तो इसमें रेफ्यूजीज किसको कहा जाता है। उसके बाद जो रोहिंग्या का इशू हुआ था, राइट, म्यांमार से माइग्रेंट्स आए थे, बट माइग्रेंट्स से ज्यादा इनको कहेंगे रेफ्यूजीज, जो इंडिया में आए थे, लेकिन गवर्नमेंट ट्रीटेड देम एज इलीगल माइग्रेंट्स, राइट, इलीगल इमिग्रेशन, और उनको डिपोर्ट किया गया। इस पे हमारा संविधान क्या कहता है, इसके पहले के रिकॉर्ड्स क्या है हमारे, और अभी जो लॉज आए इनसे क्या इंपैक्ट होगा। तो ये एक मेजर इशू है, क्योंकि आगे चल के ये क्लाइमेट में भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि क्लाइमेट रेफ्यूजीज तो ग्लोबली इसके लिए कुछ अभी व्यवस्था नहीं है, और इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, क्योंकि आगे हम अगर देखते हैं तो 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज इन कोस्टल एरियाज की जो अफेक्ट होगी क्लाइमेट चेंज से। और फिर ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इनको आप क्लाइमेट रेफ्यूजीज कहिए या इंटरनल डिस्प्लेस्ड आईडीपीज भी कहते हैं, तो ये जो होगा इनको कैसे सपोर्ट किया जाएगा। और रेफ्यूजीज से भी इंपॉर्टेंट इशू या ज्यादा वायलेशंस आईडीपी में होते हैं, जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल होते हैं, जो जनरली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या क्लाइमेट चेंज ये इशू होगा, लाइवलीहुड का इशू होगा, तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये सब कीवर्ड्स मैंने आपको बताए। नेक्स्ट, अभी आपने देखा कि सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने कुछ कमेंट्स किए इंडिया की डेमोक्रेसी के अगेंस्ट, लेकिन अब ये इशू कि इंडिया ने रिएक्ट करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, अगेन इट्स अ डायलेमा, राइट, इट्स अ कंफ्यूजिंग। तो गवर्नमेंट कहता है कि नहीं, गवर्नमेंट इज टेकिंग अ हार्ड लाइन, कि हम एक रेड लाइन ड्रॉ करेंगे कि जिसको कोई जरूरत नहीं है बाकी कंट्री इसको कमेंट करने की, लेकिन जो लिबरल्स है वो कहते हैं कि नहीं नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। अब ये ओपिनियन आपको बनाना है। यहाँ पे पर्सनली आई फील कि ड्राइंग रेड लाइंस इज गुड, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट, कि देयर आर सर्टेन नो गो एरियाज, एंड अगर आप विश्वास रखते हो आपके सिस्टम में, तो ये चीजें, ये भी बात सही है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस है आपके इंटरनल फंक्शनिंग पे, डेमोक्रेसी पे, तो व्हाई शुड यू वरी। लेकिन जब ये बात कोई पीएम कहता है तो इसको क्रेडिबिलिटी आ जाता है, तो फिर डिप्लोमेटिकली इट मेक सेंस। अगर कोई एरा गैरा नॉन स्टेट एक्टर इसके लिए बात कर रहा है, या कोई मोटिवेटेड न्यूज़पेपर कोई मोटिवेटेड स्टोरी पब्लिश कर रहा है, तो आपको उसमें इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है एज ए गवर्नमेंट। लेकिन अगर कोई पीएम दूसरे सोवरेन नेशन का एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये कमेंट कर रहा है आपकी डेमोक्रेसी पे, तो व्हाट वाज द ट्रिगर? सो आई थिंक गवर्नमेंट इज राइट हियर इन ड्राइंग द रेड लाइन। दूसरा ये भी है कि अब किसने कहा, ये तो हम मान रहे हैं कि ठीक है, उन्होंने नहीं कहना चाहिए था पब्लिक, देयर वाज नो प्रोवोकेशन फ्रॉम आवर साइड फॉर हिम टू क्रॉस द लाइन। लेकिन जो इशू उन्होंने उठाया है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स जो इंडिया में हो रहा है, द काइंड ऑफ लीडर्स दैट वी आर इलेक्टिंग, फिर इससे हमारी डेमोक्रेसी पे क्या असर हो रहा है, पार्लियामेंट कैसा फंक्शन करता है, क्या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे इनके वैल्यूज डाइल्यूट हो चुके हैं। तो ये सब मेजर इश्यूज है जिनको सोचना एक डेमोक्रेसी में जरूरी है। तो issues may be right, the platform and the person who spoke and the provocation, that maybe the timing was wrong, the platform was wrong, and the person who made those comments, maybe he should not have done that. Next, wrong solution, India must address urban rural disparities, right, reservation। तो ये तो आप देख रहे हैं कि जितने न्यूज़पेपर के डिस्कशन में अभी ले रहा हूँ और ये इशू पे हम बात करें, तो एक ही चीज मैंने बार बार हाईलाइट की है कि जब गवर्नमेंट ऐसे रेगुलेशंस बनाता है तो इससे हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट का क्रिएशन करते हैं,
राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। इसका मतलब हम ऑफिशियल्स जो होते हैं इनको काफी पावर्स या डिस्क्रिशन दे देते हैं, और ये डिस्क्रिशन यूज होता है बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योर्स इनके अगेंस्ट। तो इससे आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये नीचे जाएगा, और फिर बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योर्स ये रीलोकेट करेंगे आपके स्टेट के बाहर। सो दिस इज नॉट एट ऑल अ गुड स्टेप दैट इज टेकन। सो इससे एक लाइसेंस राज, राइट, डेवलप होता है, इंस्पेक्टर राज, जिससे हरासमेंट ही होता है बिजनेसेस का। तो ये जो पंजाब हरियाणा करने की कोशिश, या हरियाणा का लॉ था, सो इट्स नॉट अ वेरी गुड स्टेप, राइट, स्पेशली इन 21st सेंचुरी व्हेन एज अ कंट्री एंड एवरी स्टेट शुड compete, राइट, कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस या एंटरप्रेन्योरशिप हमारे यहाँ डेवलप हो। अब रिविजिट द टर्म्स ऑफ यूज ऑफ दिस स्कॉलरशिप। ये जो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ये जो स्कीम है ये काफी प्रोग्रेसिव स्कीम लगता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर है कि क्रेडिट सिस्टम आ जाए जैसे फॉरेन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज में है, कि देन आप एक रिवॉल्विंग डोर आप कह सकते हैं कि आप कॉलेज कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, बीच में ब्रेक भी ले सकते हैं, और ऐसा नहीं कि जबरदस्ती ब्रेक लेंगे, लेकिन देर आर सिचुएशंस कि फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, फैमिली इश्यूज होते हैं, तो बहुत बार एजुकेशन में ब्रेक आ जाता है। स्पेशली जेंडर का अगर पर्सपेक्टिव देखें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है इस इशू को देखने का। तो जेंडर एम्पावरमेंट भी इससे हो सकता है अगर ऐसा क्रेडिट का बैंक है कि जहाँ पे आप कोर्स को छोड़ दीजिए और फिर बाद में जब आपको पॉसिबल है, रिसोर्सेस है, टाइम है, आप वो पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप वापस आ सकते हैं। लेकिन फिर इसमें प्रैक्टिकल इश्यूज क्या है इम्प्लीमेंटेशन के, जो इकोसिस्टम यहाँ पे चाहिए, क्या वो इकोसिस्टम इंडिया में है? और इकोसिस्टम या इसको एक सिस्टम की तरह न देखते हुए, डेटा न कलेक्ट करते हुए, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज जो आने वाली है उनको न एड्रेस करके अगर हम इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो क्या नेगेटिव इंपैक्ट इसके हो सकते हैं, इस आर्टिकल में दिए है। इट्स एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल टू रीड। नेक्स्ट, हेडस्कार्व्स एंड सोशल फैब्रिक, ये हिजाब का इशू है, काफी डिस्कशन हो रहा है, लेकिन एक चीज मैं आपसे कहूंगा कि कर्नाटका के जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स है, यहाँ का अगर हिस्ट्री देखें तो यहाँ पे इस्लाम, हिंदू पॉपुलेशन एंड क्रिश्चियनिटी, राइट, ये तीनों पनपते हैं, तीनों भी काफी प्रॉस्परस है, तीनों कम्युनिटीज की पॉपुलेशन काफी नंबर्स में यहाँ तादाद में प्रेजेंट है। गल्फ कंट्रीज, बिकॉज इट इज वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, राइट, कोस्टल कर्नाटका, तो ये काफी प्रॉस्परस बेल्ट है। गल्फ कंट्रीज में काफी माइग्रेशन हुआ है, तो ये भी स्ट्रीम स्ट्रेंथन हुआ है। टीपू सुल्तान और वो हिस्ट्री के वक्त यहाँ पे हिंदुइज्म और जो आइडियोलॉजी है इसका भी काफी प्रोपगेशन हुआ है, बिकॉज टीपू सुल्तान और उनके वो टाइम की जो एट्रोसिटीज हुई है या एक्शंस थी वो वक्त, तो उस वक्त जो कम्युनिटी रूलिंग नहीं थी, तो इसको स्ट्रेंथन करने के लिए भी काफी ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी का एक स्ट्रेंथनिंग, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्ट्रांग हुआ है, और क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी काफी है। तो अब जो एक थियोरी है कि ये जो क्लैशेस होते हैं ये इकोनॉमिक होते हैं, राइट, इसका रूट इकोनॉमिक होता है, दो इट्स अ सोशल इशू, कम्युनलिज्म, आइडियोलॉजिकल भी होता है, पॉलिटिक्स भी इसमें आता है, लेकिन इसके रूट में बहुत बार इकोनॉमिक इशू भी होता है कि जब आप देखते हैं कि जो डोमिनेंट प्लेयर्स है, जब उनको डिस्प्लेस किया जाता है बाकी कम्युनिटीज से या उनको थ्रेट होता है, तो फिर वेस्टेड इंटरेस्ट इसको कम्युनल एंगल दे देते हैं। तो आप वो भी एंगल रखिए। इट्स अ प्रॉस्परस बेल्ट, कोस्टल कर्नाटका। तो ये आर्टिकल्स आपको एक ब्रॉड इशू समझने की कोशिश यहाँ पे करते हैं, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कीप एन ओपन माइंड, राइट, एंड ऑलवेज टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो अपना दिमाग लगाइए। ऐसा जो आर्टिकल होता है वो बायस्ड भी हो सकता है, एक वन साइडेड भी हो सकता है, क्योंकि कौन लिख रहा है, उनका आइडियोलॉजी क्या है, न्यूज़पेपर का आइडियोलॉजी क्या है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो आपका दिमाग खुला रखिए और ये इशू को ब्रॉडली समझने की कोशिश कीजिए, तो काफी डेटा आपको इसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट, यूक्रेन इशू, तो इंडिया का स्टैंड है डिप्लोमेसी से सॉल्व करना चाहिए। अब देखते हैं, यूएस तो फुल प्रिपेयर्ड है और रशिया को पुश भी कर रहा है टुवर्ड्स अ क्राइसिस। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसके लिए जो वीडियो मैंने पोस्ट किया है गेम थियरी का फ्रेमवर्क यूज करके, तो इसको आप जरूर देखिएगा। NIRS फॉर्मर SP फॉर लीकिंग सीक्रेट इंफॉर्मेशन। अब ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा, राइट, लेकिन ये जो कंटेक्स्ट है कि जो थ्रेट है, इसमें मैं यहाँ पे आपको याद दिलाऊंगा। इसीलिए हमको, जैसे मैंने शुरुआत में ही न्यूज़पेपर के कहा कि कौटिल्यस अर्थशास्त्र और छत्रपति शिवाजी, इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ऐसे जो इंडिया की हिस्ट्री में ग्रेट रूलर्स हो चुके हैं, वो
कैसी टेक्निक्स यूज करते थे। तो आप अगर कौटिल्य का अर्थशास्त्र ये पढ़ोगे, इवन मौर्यन एम्पायर के बारे में, तो ये कौटिल्य भी उसमें लिखते हैं, मौर्यन एम्पायर के बारे में भी अगर आप पढ़ोगे तो उनकी पॉलिसीज कैसी थी। तो दे हैड अ वेरी इलेबोरेट सिस्टम ऑफ स्पाइस, और ये स्पाइस सिर्फ बाकी कंट्रीज या बाकी रूलर्स के अगेंस्ट नहीं यूज होते थे, बाकी किंगडम्स के अगेंस्ट नहीं यूज होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी के लिए। और हमारे जो ऑफिसर्स है, हमारी जो मशीनरी है, वो हमारे ही स्टेट के अगेंस्ट काम ना करे, इसके लिए भी ये लोग काम करते। दे हैड एन एलाबोरेट सिस्टम टू एंश्योर कि कोई ऑफिसर करप्ट नहीं है या उनके किंगडम के अगेंस्ट काम नहीं कर रहा है, राइट, खुद के किंगडम के अगेंस्ट काम नहीं कर रहा है। तो काफी ऐसे लेसन हमको कौटिल्य अर्थशास्त्र और बाकी जो अच्छे रूलर्स थे इनकी इसमें मिलते हैं। अभी अहमदाबाद दिस बुलेट ट्रेन, तो अभी इस पे ये कब होगा, क्या होगा, ये डिबेट में हमको नहीं जाना है। हमको सिर्फ ये देखना है कि इसका डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट क्या होगा, कि क्या होगा अगर ये बुलेट ट्रेन शुरू हो जाता है। तो इससे रीजनल डेवलपमेंट, पहले ये एरिया प्रॉस्परस है, लेकिन हाउ बुलेट ट्रेन कैन लीड टू मोर इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट, डेटा सिक्योरिटी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। ऐसा माना जाता है कि जो मेजर क्राइम्स है और इसके आगे होने वाले वॉर्स है, इनका डोमेन हमेशा साइबर ही यानी ज्यादा थ्रेट या साइबर होता है। तो अभी ऐसे डॉक्यूमेंट्स इंडिया में, इसका ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है सर्टेन ये सब देखता है। तो आप इसके बारे में पढ़िए, हमारा आर्किटेक्चर क्या है, कितने लेवल का प्रोटेक्शन हम दे सकते हैं, कितना वल्नरेबल हमारा सब इकोसिस्टम है, हैकिंग के क्या इवेंट्स हुए हैं, इसके पहले कुछ एग्जांपल्स आपको पता होंगे, तो ये आप पढ़िए। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये सब पॉलिटिकल न्यूज है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन पॉलिसी, राइट, ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है। तो ये क्या है, कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, इसका फायदा क्या होगा, किस तरह ये कॉस्ट भी कर सकता है कम, और कितना डेवलपमेंट हमारे एनर्जी मिक्स में आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट, मेघालय कोल माइन, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इशू भी है, प्लस ह्यूमन राइट इशू भी है, क्योंकि मेघालय में कोयला है, लेकिन यहाँ की जो माइंस है ये बहुत छोटी छोटी माइंस है। तो यहाँ पे मैनुअल माइनिंग भी होता है, कि जहाँ पे छोटे बच्चे यहाँ पे डिप्लॉय किए जाते हैं। तो दिस इज वेरी प्रॉब्लमैटिक, राइट। सो वायलेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स, क्योंकि वो माइंस आर रैट होल माइंस, उसको एक वर्ड भी है दैट आर कॉल्ड रैट होल माइंस, राइट। सो इतने छोटे छोटे टनल्स होते हैं कि जिसमें सिर्फ छोटे बच्चे, बिकॉज दे आर फ्लेक्सिबल, राइट, तो वो छोटे बच्चे उसमें जाके हाथ से वहां पे स्क्रैप करके वो कोयला निकालते हैं और फिर उसको बाहर निकालते हैं। तो दिस इज वेरी प्रॉब्लमैटिक, राइट, मेघालय। तो उसकी जो कोयल माइंस है, तो ये आप पढ़िए। नेक्स्ट, हांगकांग, तो यहाँ पे एक अनयूजुअल कोविड सर्च चल रहा है, तो इसको फॉलो करना जरूरी है। ये हमको याद, ये एक चीज सामने भी आती है कि हम अभी इंडिया में ऐसा है कि अब हो गया कोविड, तो ये एटीट्यूड हमको छोड़ना पड़ेगा। मास्क, सैनिटेशन, हाइजीन एंड सोशल डिस्टेंसिंग, राइट। भले ही सब इकोनॉमी हम खोल दे, जो सही भी है, लेकिन सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, हाइजीन, सैनिटेशन, मास्क, तो ये इसका कोई नुकसान नहीं है। इट ऑलवेज पेज टू बी मोर कॉशियस, तो ये हमने भूलना नहीं है। बाद में वैक्सीन टेक, तो अफ्रीका, तो एक मेजर इशू रहा है कि इस पैंडेमिक में अफ्रीका वॉज नेग्लेक्टेड, राइट। यहाँ पे भी एक ऐसा एटीट्यूड दिखा, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, ये कंट्रीज के पास सब वैक्सीन थे, इनके पेटेंट्स थे, लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज जो थर्ड वर्ल्ड, फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज है, इनको वैक्सीन्स या हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिले। तो ये एक मेजर इशू ग्लोबल इनइक्विटी का हमारे सामने आता है। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर, अगेन गवर्नमेंट ने अभी पॉलिसी बनाया, इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी इन्वाइट किया जा रहा है। तो आप इसको फॉलो कीजिए, क्योंकि इस पे हमारा अगला इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि हम कितना ग्लोबल वैल्यू चेन्स में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट, यहाँ पे एक इशू इंपॉर्टेंट है एडिबल ऑयल्स का, राइट। जिस तरह पल्सेस की बात आती है, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पल्सेस, उसी तरह एडिबल ऑयल्स में भी हम काफी ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, राइट, कि क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो हमारे कंजम्पशन से काफ़ी कम है, इसलिए हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। और यहाँ पे फिर हम पाम ऑयल और ये भी इश्यूज है कि जो म्यांमार से हम इंपोर्ट करते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप इस इशू को देखिए कि हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बास्केट में इसका क्या जगह है। लास्टली यहाँ पे कुछ बड़े आर्टिकल्स है स्पोर्ट्स के बारे में, आप ये पढ़ सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है।
ये था आज के लिए। इसके बाद और भी वीडियोस लेके मैं आपके सामने आऊँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। कीप वॉचिंग।